application of force. Point heading डाला point of application of force. Point of application of force. हमने हिंज फोर्स वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, हिंज फोर्स वाला तो आई थिंक जेडब्ल्यू का प्रिवेंटिव भी अपना हो गया। डेफिनेशन लिखेंगे एक पहले। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स is the point at which net force is assumed to be acting then it will produce same translational as well as rotational effect as was produced earlier. मतलब यहाँ क्या है कि ये रही एक बॉडी, बढ़िया सी शानदार सी बॉडी दिखाई देगी। इसमें 3 फोर्सेस लग रहे हैं। मान लो ये रहा F1 फोर्स, ये रहा F2 फोर्स, ये रहा F3 फोर्स। 3 फोर्स दिख रहे हैं, F1, F2 और F3। और ये रहा हमारा ओरिजिन। ठीक है, और ये उनके पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर। अब आप क्या कर रहे हो, इन तीनों फोर्स को हटा के एक फोर्स लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? तीन फोर्स यहाँ पे। और वो जब हम एक फोर्स लगाए तो ये वो सेम रोटेशनल और ट्रांसलेटरी इफेक्ट दे जो इसके पास है। क्लियर है? इन तीन की जगह पे एक फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो भी सेम ट्रांसलेटरी और रोटेशनल इफेक्ट हमें देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तीन की जगह पे एक फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते हैं ये रहा वो फोर्स, दैट इज R वेक्टर, जो होगा क्या बेसिकली तीनों फोर्स का रिजल्टेंट, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल 3 फोर्स। तीनों फोर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा वो लिखा हमने। ठीक है, और इसकी पोजीशन जो है यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन कितनी हो गई है तुम्हारे R वेक्टर, ना हो गया ये R वेक्टर। और आइडियली ये पोजीशन ही हमें निकालनी है। इसी पोजीशन को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे?
तो आपको करना क्या पड़ेगा, मतलब अभी नेट फोर्स ट्रांसलेटरी इफेक्ट आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लगा दो, तो वो सेम ट्रांसलेटरी इफेक्ट दे देगा। रोटेशनल इफेक्ट भी सेम चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, इन तीनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क आया नेट टॉर्क उतना टॉर्क ये भी प्रोड्यूस कर दे, तो रोटेशनल इफेक्ट भी सेम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखो दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस capital R vector resultant force is equal to R1 cross plus F1, R2 cross plus F2 vector, R3 cross plus F3 vector। क्लियर है? यहाँ से जो तुझे R मिलेगा it will give the position of point of application। ठीक है, लिखो तो डबल कैसा हुआ संडे का ऑनलाइन टेस्ट? जी था ज्यादा इसका सोचना तब बनाया नहीं था, पुराने चैप्टर लगे थे, रिपीटेड लगे जो पहले किए हुए थे, वो चैप्टर 2-3 बार आ गया होता है, तो अभी कुछ ना कुछ तारीख मुक्ति डाला था मैंने बोली वाले ये पर, लेकिन क्या होता है ना, 2 पोर्टल से बनाते हैं, ऑफलाइन पेपर अलग पोर्टल पे मिलता है, ऑनलाइन अलग पोर्टल पे मिलता है। तो अभी ऑनलाइन में मैंने ऑफ करके रखा था, लेकिन अभी ऑफलाइन में आया हुआ होगा तो वो रिपीट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए देखिए, डिटरमाइन दी point of application of the force। When forces of 20 Newton and 30 Newton are acting on the rod, determine the forces of 20 Newton and 30 Newton are acting on the rod। तो निकालिए, आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो हमें निकालना है। Determine the point of application of force when forces of 20 Newton and 30 Newton acting on the rod।
क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सबसे पहला काम होगा वो रिजल्टेंट फोर्स निकालना। तो वो कितना होगा? अगर 20 वाला ऊपर की तरफ गया प्लस -30 तो -10 न्यूटन मतलब समझ जाओ किधर लगाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब रॉड अकेले रॉड को दिखा दिया यहाँ पे आपने। तो पहले तो ये रॉड पे 20 न्यूटन लग रहा था और एक 30 न्यूटन लग रहा है। इसका तुम पहले नेट टॉर्क निकालो, इसके अबाउट निकाल दो, मान लो A पॉइंट के अबाउट। तो कितना आएगा देखो, घूमना इधर की तरफ, कौन सा ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव 20 into 10। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस ये इधर की तरफ आया क्लॉकवाइज 30 into 30। चलिए करो में, अगर आपको उस मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 हो गया, ये कितना हो गया 0.3। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, तो -7 -7 अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 7 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज सेंस मिलना चाहिए। कौन सा सेंस मिलना चाहिए? क्लॉकवाइज सेंस। और ये जब वापस से ये पॉइंट क्या बोल लो, ये तुम्हारा R वेक्टर यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है और ये कितना आ गया 10 न्यूटन हो गया, नीचे की तरफ लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि -10 आया, माइनस में बताया था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना। ये डिस्टेंस में पता नहीं है कितना है x, तो ये जो नेट टॉर्क मिल रहा है दैट इज इक्वल टू x into r। क्लियर है? ये भी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो ये भी नेगेटिव, नेट टॉर्क भी आया -7। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, r का वैल्यू कितना है तेरे पास में 10, तो 7/10 कितना आया 0.7 मीटर, सेंटीमीटर में देखेंगे तो 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? फ्रॉम A, कहाँ से? A। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला ये डालना है,
चलिए हो गया लिखेंगे सबका। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देखो इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं जैसे टाउ इक्वल टू आई अल्फा वाला डेरिवेशन किया है वैसे उसमें बकायदा डेरिवेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको भी ब्रीफिंग दे देता हूँ डेरिवेशन का छोटा सा। ठीक है, मैं उसका पूरा कंसिडर दैट वैसा जैसे लिखा है ना सेम टॉर्क में वैसा ही इसमें भी लिखना है। बट अगर हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। क्या होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भाई? लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम की जगह पे आएगा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह पे आएगा एंगुलर वेलोसिटी। सॉर्टेड है। अब इसको हम प्रूव करके देखिए क्या आएगा। देखो यदि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ये कितना आ गया है हमारे पास में फॉर्मूला क्लियर है। इसको प्रूव करना है तो वही सिमिलर तरीके से कि भाई कंसीडर अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद, वहाँ कांस्टेंट अल्फा से रोटेट किया था, यहाँ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर है? ये रही तुम्हारी बॉडी, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। देन आया ना, क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑन ईच पार्टिकल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर V इक्वल टू आर होगा। ओमेगा सर पार्टिकल का सेम होगा, लेकिन रेडियस अलग अलग होने की वजह से सबकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इज दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो पार्टिकल 1 का कितना होगा देखो? तो बोलोगे सर हाफ इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर। v1 को क्या लिखूंगा बताओ? m1 इंटू r1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्या लिखूंगा बताओ इसको? हाफ इंटू m1 इंटू r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली पार्टिकल 2 का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 क्या होगा? हाफ इंटू m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। पार्टिकल 3 का क्या होगा? मेरे हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो अगर मैं एक सिंपल सा लॉजिक सोचूं, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है, जो सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी है, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा बताओ? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। क्लियर है यहाँ तक ये बात? कि भाई अगर पूरे सिस्टम की अगर काइनेटिक एनर्जी को आप देख रहे हो, हर पार्टिकल को एक साथ देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा कि पूरा सिस्टम क्या करते हुए दिख रहा है?
रोटेट करते हुए दिख रहा है। क्या करते हुए दिख रहा है? रोटेट। तो यहाँ पे जैसे वहां पे हमने नेट टॉर्क निकाला था, तो अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी रिजिड बॉडी जो है वो क्या कर रही है, क्या रोटेट कर रही है। तो अब यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी, दैट इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बिंदास ऐड करो, हाफ m1 r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, अप टू हाफ mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। कॉमन निकाला हाफ m1 r1 स्क्वायर अप टू ये वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा बताओ? दैट इज I. So आएगा हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे को मिल गया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का और I क्या हो गया हमारा MOI ऑफ सिस्टम। समय लगता है कंजर्वेशन एनर्जी छोटा पूरे फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में आप लगाएं, बस उसकी कंडीशन होनी चाहिए, लगाना है या नहीं लगाना है, सब जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल है। हो गया लिखिए। चलिए अभी इस पे कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ऑफ डिवाइड टू करके ऊपर डाल दो क्वेश्चन। तो इस बार भी उस पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस पे अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछा गया है और इसमें से उन्होंने क्या वेरिएशन किया मैं वो बता दूंगा। ठीक है, तो हम वो एग्जैक्ट 2026 वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो फिर आप बाद में क्या प्रिपेयर करेंगे। तो जो मैंने हर बार करा रहा हूँ वैसे वाला क्वेश्चन जो है करवा दूँ।
क्वेश्चन दे दिया है। यार सब लगा सकते हो आप, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो भी लगा सकते हो। नेट वर्क डन इक्वल टू वहाँ चेंज इन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हुआ करता था, यहाँ क्या हो जाएगा चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देना है, ये एक लाइन का ही क्वेश्चन है फटाफट। ये ऐसा सिमिलर एक बार पीवाईक्यू भी आया 2018-2020 के अंदर, और सिमिलर क्वेश्चन अभी 2026 में भी आया है। सिर्फ उन्होंने डिस्क दी है, ये जो हमारा था अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पुली को हम किसकी तरह कंसिडर करेंगे, डिस्क की तरह। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, पुली का शेप डिफाइन किया ऐसे, और बोला है कि एक रिंग है, इसमें दो रॉड इस तरह से अटैच है। तो जब आप एमओआई निकालोगे तो इन दोनों रॉड के सेंटर से पास हो रहा है ml²/12 ml²/12, और रिंग के सेंटर से पास हो रहा है तो उसका mr², वो ऐड करके आपको टोटल सिस्टम का एमओआई मिलेगा। अगर कुछ भी बोला नहीं है तो पुली को किसकी तरह ट्रीट करने का, डिस्क की तरह। ये लिख दो, कुछ भी बोला नहीं है तो पुली को किसकी तरह ट्रीट करने का, डिस्क की तरह ट्रीट करने का। कुछ भी बोला नहीं है, है ना, मेंशन है तो अकॉर्डिंगली काम करें। जैसे इस बार उन्होंने मेंशन करके दिया तो इतना सा चेंज था, बाकी क्वेश्चन जो है हमारा सेम टू सेम क्लास नोट्स में से ही उठ के आया है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर आपने पहले रोटेटिंग पुली का क्वेश्चन किया है, अरे आया ना, मतलब वहां आपने क्या निकाला था, क्या निकालने के लिए बोला था, अल्फा निकालने के लिए बोला था 2 मिनट, या एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला था। 2 मिनट सुनेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो एक तरीका तो हो कि हम एक्सेलरेशन निकालें, फिर हम इक्वेशन लगाएं, फिर वो v² - u² = 2 है, एक्सेलरेशन हमारे को कांस्टेंट मिल रहा होगा तो वहां से आंसर आएगा। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि, और हमने पहले जब वर्क और एनर्जी पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि जब भी पोजीशन में चेंज हो रहा हो और मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए बोले तो यू कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला मेथड। क्लियर है। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी कौन से मेथड से करवाने वाला हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग जो है हो जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा सही अप्रोच है। और उसमें क्या फायदा क्या होता है, देखो व्हाई आई ऑलवेज यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मेथड जब पोजीशन चेंज हो रही है और वेलोसिटी निकालना हो, क्योंकि अगर मैं पहले एक्सेलरेशन निकालता हूँ, अगर मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाए, वेरिएबल, तो मुझे फिर वापस से किलर जाना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेशन को लिखना पड़ेगा dv/dt लिखो अगर टाइम दिया है तो, अगर टाइम नहीं दिया है, पोजीशन चेंज किया है तो dv/ds लिखो, फिर वहां पे इंटीग्रेट करो और फिर वेलोसिटी निकालो। बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये लफड़ा है ही नहीं। तो अगर आपको पोजीशन चेंज दिख रहा है, आपको हाइट वाइट दिया हुआ है, पोजीशन में चेंज दिख रहा है, तो आप सीधा कौन सा मेथड, उसमें सबसे सही अप्रोच कौन सी होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ गलती होने के भी चांसेस कम है और कभी कभार जो है हम लेंथी कैलकुलेशन से भी बच जाते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा तब उतना सच फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी रोटेटिंग पुली में तुम्हें 3 तो इक्वेशन लिखनी पड़ी, उनकी हेल्प से फिर तुम जाके एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। उससे बेटर है कि आप सीधा इसमें क्या यूज कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ज्यादा सही अप्रोच है। तो ये पुली दिया हुआ है और यहाँ 2 ब्लॉक जो है वो दिए हैं हमें। ब्लॉक का मास क्या है, m1 और m2, और m2 बोला गया है m1 से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क भी निकालना है और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भी निकालना है। बड़े ध्यान से देखिए हुआ क्या होगा, पहले दोनों ही ब्लॉक जो है वो एक सेम पोजीशन पे होंगे,
ध्यान से समझ लो पहले आराम से, ताकि अगला क्वेश्चन जो देने वाला हूँ ना वो इसका बाप क्वेश्चन। पापा ऑफ दिस वाली पापा ऑफ दिस क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, कहाँ से सीखेंगे हम संस्कार? फिर हमारे क्या नाम है उसका, क्या नाम लग रहा है, यथार्थ बोलेगा नीट बैग से सीखेंगे। यथार्थ तो बहुत पहले है, नीट को मैंने हर ब्रेक में तो नीट के बैग का आजू बाजू में घूम रहा है, चक्कर में चल रहा है क्या बेटा अपना उधर? नहीं गलत बात है, फिर अपन घूम के लिए चक्कर में चल रहा है। तो पढ़ते तो नहीं आ रहा है ना तेरे से कि मैं ऐसा यथार्थ सॉल्व करूंगा, फर्स्ट बेटा बहुत भारी लग रहा है वो। चलिए ये कौन सी कंडीशन थी? इनिशियल, कुछ भी बोलो यार, नहीं तो छोड़ रहा है। ये हमने फाइनल बोल देते हैं टी टाइम बाद में। अब इस केस में ये इनिशियल यहाँ कंडीशन है, M2 जो है वो टी टाइम के बाद में जो है नीचे की तरफ गया और उतनी ही एक्सेलरेशन से M1 जो है वो ऊपर की तरफ गया होगा। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया h, ये ऐसा कुछ मेंशन है क्या उन्होंने? देखो क्या बोला हुआ है, h से जो है वो M2 नीचे गया है, उसको उठाओ। क्या हो गया तबियत सही नहीं है? भाई किधर है? जब इसको फीवर आता है तो तेरे को भी आता है। आज बुढ़वा को पूछ रहा हूँ, दोनों मूवी जब से देखने अगर ये ऐसे नीचे गया है तो ये भी ऐसे क्या रहेगा? यहाँ तक क्लैरिटी होगी। हमें पोजीशन चेंज दिखा, क्या दिखा हमें? ये पोजीशन चेंज। अब जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, ऑब्वियसली जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है तो कुछ ना कुछ हमें एनर्जी मिलती है। कौन सी एनर्जी मिल सकती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसको वेलोसिटी मिली होगी, बट जितनी वेलोसिटी इसको मिली क्या उतनी M1 को भी मिली है क्या? यस, दोनों किससे कनेक्टेड है? सेम स्ट्रिंग। तो ये उतनी ही वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा होगा, हाँ है ना? और ये पुली जो है उन्होंने बोला है कि इसके एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, पुली बोला है उन्होंने, इसका मतलब पुली क्या कर रही है? फ्री टू रोटेट है, वो रोटेट कर रही है। कुछ नहीं बोला है तो कौन सी कंडीशन मानेंगे आप? नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन में होता क्या है? जितनी इसकी टेंजेंशियल, वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला था, अभी क्या बोलेंगे? वेलोसिटी चाहिए। तो जितनी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उतना ही एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किसको मिलेगा? स्ट्रिंग को। वो मैंने समझाया भी था, है ना? ऐसे चिपका हुआ है तो अभी ऐसे टर्न होगा तो यहाँ जितनी वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी स्ट्रिंग को भी मिलेगी। तो दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वी मतलब क्या हो गया है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही ब्लॉक्स को भी वेलोसिटी रहने वाली है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पुली का रेडियस दिया है क्या उन्होंने? कैपिटल आर है किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो आर ओमेगा इक्वल टू वी। सॉर्टेड। अब मुझे इनिशियल में तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो अभी हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़े ध्यान से देखना, इनिशियल में तो पूरा सिस्टम क्या था? रेस्ट पे। ब्लॉक भी रेस्ट पे थे, पूरी भी रोटेट नहीं कर रही थी, इनिशियल में रेस्ट पे था। तो और रेफरेंस लाइन भी हमने ये इसकी पोजीशन को ही रेफरेंस लाइन बना दिया, इनिशियल पोजीशन। तो रेफरेंस लाइन पे पड़े हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। जैसे हमने इसको यहाँ से छोड़ा तो क्या होगा बताओ? M2 नीचे गया, रेफरेंस लाइन के नीचे गए, रेफरेंस लाइन के नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, किसमें आएगा बताओ? माइनस ऑफ M2G इंटू H। और M1 गया रेफरेंस लाइन के ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा
प्लस हमने देखा दोनों ब्लॉक के पास में क्या आ रहा था, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन में चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी मिली दोनों ब्लॉक को, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन था तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल रही है दोनों को, तो दैट इज दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी भी हुआ हाफ mv 1 स्क्वायर v स्क्वायर हाफ m2 into v स्क्वायर, दोनों का वेलोसिटी सेम है। बट हमने एक और चीज देखा कि ऊपर जो सिस्टम की पुली है वो पुली क्या कर रही है, रोटेट, पुली रोटेट कर रही है, तो पुली के पास कौन सी एनर्जी होगी बताओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पुली का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ऐड किया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सही लिखा है मैंने यहाँ तक। अब क्या करो, इन सबको इधर भेजो, m2gh m1gh हाफ, यहाँ लिखा m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर प्लस आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपको क्या निकालना है बताओ, पहले वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बताओ, v बाय r, तो ये वाली चीज यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ मिलेगा m2 माइनस m1 gh हाफ v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए v स्क्वायर क्या मिलने वाला है, देखो ये 1/2 कॉमन निकलेगा, इधर आ गया 2 ऊपर, और इधर से v स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा गया m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर, और v स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट आ गया, ये मिल गया मुझे v। ओमेगा निकालना है तो क्या है, ओमेगा इक्वल टू ये जो भी v को यहाँ रखोगे डिवाइड बाय r कर दूंगे तो क्या मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर को पूछ करेंगे। हाँ, अभी आई का उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ दिया हुआ है, उन्होंने मास वास दिया है क्या पुली का, कैपिटल M और R दिया हुआ है, तो बिल्कुल पुट कर दीजिए, क्या होगा mr स्क्वायर बाय 2, तो फिर उसके बाद m/2, ये मैंने इन जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब आपका जो भी शेप है, अगर कुछ नहीं बोला है तो आप क्या मानोगे, डिस्क। इस बार वाले में कैसा आया था मैंने आपको बताया, रिंग के अंदर 2 रॉड जो है इस तरह से जा रहा है, वहां से MOI निकाल के डाल, समझा ये सबको, अरे समझा कि नहीं समझा है। चलिए अगला क्वेश्चन भेजो। जो क्वेश्चन ग्रुप पे भेज रहा हूँ वो प्लीज लिख देना है ना, वो मैं डिक्टेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो अपना स्पेस छोड़ के अटैक करो।
लिखते नहीं करो, जगह छोड़ दो, अभी सॉल्व करो, अभी 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसमें लिख देना। 2 मिनट लगेंगे उसको लिखने में। ना हो पा रहा है हमसे। बहुत गंदा कुछ आंसर नहीं। ओमेगा आ रहा है अंडर रूट ऑफ 48
G/15R और V आ रहा है 5R/4 इंटू मैंने जो देख मैं अपना आंसर था बोल रहे मैं तेरे साथ सॉल्व करना तो चलिए अंकल आंटी ध्यान देते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में बढ़िया सी प्यारी सी नन्ही सी डिस्क है और जिसका रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, मासवा कितना है स्मॉल m और पार्टिकल also of mass small m is fixed at a point पे पार्टिकल को फिक्स कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब ये जो डिस्क रोटेट कर रही है फिक्स कॉर्ड PQ के अबाउट और वो R/4 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर। AC लाइन PQ के परपेंडिकुलर है। इनिशियली में डिस्क को आपने वर्टिकल रखा हुआ है और ये हाईएस्ट पोजीशन पे है, फिर हमने उसको अलाउ किया है गिरने के लिए और PQ के अबाउट ये रोटेट करती है। हमें लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है जब वो अपने लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है। अब आपके मन में आना चाहिए था शुरू कैसे करूं, तो मुझे लिखा पोजीशन में चेंज। क्या लिखा मुझे? जब भी पोजीशन में चेंज हो वेलोसिटी निकालना हो कौन सा मेथड यूज करना बेटर रहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चीजें क्लियर अपना दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट में क्लियर रखो कि इसमें मुझे ये करना है इसमें मुझे ये करना है, तो कंफ्यूजन नहीं आता। नहीं तो फिर हम स्टार्ट कहाँ से करें वही एक पंगा हो जाए। और अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया कि हाँ हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे फिर निकालेंगे, गलत नहीं बोल सकते लेकिन वो लेंथी रास्ता है। अब उसमें वेरिएबल आ गया तो और लेंथी हो जाता है। तो बेहतर है कि आपको दिख रहा है पोजीशन में चेंज तो क्या लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये रहा PQ, ठीक है। स्मॉल m स्कल मास है, स्मॉल m स्कल मास। यहाँ तक क्लियर है? ये तुम्हारा एक्सेस इसके अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। सबसे पहली बात ये इनिशियल कंडीशन है। ये यहाँ आ गया है, यहाँ वेलोसिटी कितना होगा? ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं दिखेगी वेलोसिटी। कैसे दिखेगी? अभी ये अगर ऐसे गिरा है मान लो तो ये पीछे की तरफ या ऊपर इधर से गिरा है तो आगे की तरफ, ऐसे वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, मान लेते हैं ऐसा है। ये कितना वेलोसिटी वो हमने निकाला, ठीक है। इनिशियल कंडीशन काम करो, इनिशियली एक रेफरेंस लाइन बना दो। ये लो तुम्हारे बीच वाली लाइन को बना दो ताकि एटलीस्ट इसका तो कैंसिल हुआ पड़ा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी कितना होगा? इनिशियली में तो पूरा सिस्टम रेस्ट कर रहा, सिर्फ ये डिस्क रोटेट कर रही, तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? रेफरेंस लाइन के ऊपर mg इनटू रेडियस दिया है, क्या दिया है? रेडियस mg इनटू रेडियस r, यार है यार, ठीक है। फाइनल में ये पार्टिकल नीचे आ गया है तो माइनस mg इनटू रेडियस r। डिस्क का अभी भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी सेम वही, उसमें कोई चेंज हुआ है, जीरो ही रहने वाली है। सेंटर रेफरेंस लाइन पे डिस्क का वेट लगा है ना mg, आपको PQ पे रोटेट हो रहा है, तो PQ के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो अब हाँ तो एक काम करो, रेफरेंस लाइन किसको बना दो? PQ को बना दो। क्योंकि अगर मान लीजिए ये ऊपर से ये PQ यहाँ से ये अगर पूरा ही नीचे की तरफ आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रेफरेंस लाइन किसको बना दूं? PQ।
क्या वो रोटेट हो रहा है ना, तो ये रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो mg इंटू आर प्लस आर बाय 4 प्लस इसका वेट आ लगेगा सेंटर पे, तो इसका भी है mg इंटू आर बाय 4। फिर क्या हुआ बताओ, अब ये PQ रेफरेंस लाइन यहाँ थी हमारे, ये रहा PQ, ऐसे बना दो चलेगा। अब ये कहाँ आ गया बताओ, रेफरेंस लाइन के नीचे, तो ये आया माइनस mg आर बाय 4, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी नेगेटिव में आएगा, mg आर प्लस आर बाय 4, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद में और क्या आएगा देखो, रोटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमें पता है कि रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल सेम ओमेगा के साथ घूमता है, याद आ रही है लाइन। रिजिड बॉडी की अगर मैं बात करूँ, तो रिजिड बॉडी के केस में अगर हम ओमेगा की बात करें, तो आप किसी भी पॉइंट क्या बोल लीजिए, वो सेम ही रहने वाला है। नोट लिखवाया था हमने, तो ओमेगा क्या रहेगा तुम्हारा, सेम। तो v इक्वल टू क्या होने वाला है, यहाँ से इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक v इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी r कितना हो रहा है, ये 5r/4 इंटू ओमेगा, सही लिखा मैंने। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ रहा है देखो, mg इंटू 5r/4 प्लस mg इंटू r/4, कितना हुआ, ऐड किया तो इसको 6r/4, ये भी नीचे ऐड करूंगा तो mg इंटू 6r/4 मतलब 3/2, सीधा लिख दोगे यहाँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, डिस्क का इस एक्सिस क्या होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, I इक्वल टू ICM प्लस mh², इसी के पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किया, जो कहाँ से पास हो रहा है, डायमीटर क्या लॉन्ग होगा, बोल बोल बोल। सर वो हाफ एमवी स्क्वायर एक ही पार्टिकल, तो मतलब एक पार्टिकल का है और एक डिस्क का है, डिस्क का रोटेशन ले लिया ना, डिस्क का रोटेशन, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो डिस्क का क्या लिया, रोटेशनल, क्लियर है। तो पार्टिकल का भी रोटेशन लिख सकता था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन पार्टिकल में हम चाहे तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर फॉर्म में लिखो या रोटेशनल में लिखो, सेम ही फॉर्मूला, समझ में आया ना। पार्टिकल में कोई दिक्कत नहीं, आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखो या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखो, सेम आएगा, क्योंकि आप जब v को पुट करोगे तो r ओमेगा और m इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाता है, i, समझ में आया। तो पार्टिकल में कोई इशू नहीं, तो आप पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखते टाइम कभी भी आप हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर ही लिखो, कंफ्यूज हो मत। तो एक पॉइंट मास का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल भी रोटेट भी कर रहा है तो भी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि उसमें आप जब v को r ओमेगा पुट करोगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ इंटू m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा i। तो अगर पॉइंट मास से वो रोटेट कर रहा है तो उसका हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या लिखना है, हाफ एम वी स्क्वायर ही लिखना है, क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया। i का फॉर्मूला कितना आ गया, यहाँ h का वैल्यू कितना था, r/4, एम आर स्क्वायर बाय 4, ये समझ में आया ना, एम आर स्क्वायर बाय 4 क्यों लिखा, इसके पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किया जो सेंटर से पास हो रहा है जिसमें वो डायमीटर के अलाउंग है, प्लस m इंटू h का वैल्यू भी कितना आया, r/4, कितना आया, सॉल्व करके 5 mr² बाय 16, तेरी बात मान के लिख रहा हूँ, 5 mr² बाय 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m, v को क्या लिख सकते हैं हम बताओ, v स्क्वायर कर दिया 25 बाय
5r/4 इंटू ओमेगा, ये इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो कितना है 3mgr, सही है, इधर जाके प्लस हो गया तो 3r/2 प्लस 3r/2 कितना हो गया 6r/2। इसमें से अभी क्या कॉमन निकल रहा है, देखो m कॉमन निकल रहा है, r² कॉमन निकल रहा है, ओमेगा² कॉमन निकल रहा है, बचेगा कितना 5/16 भी कॉमन निकल रहा है, ये 5 बचा है इधर और इधर कितना बचा है 20 का, तो 30 हो गया, 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 50, ये कितना आया 48 डिवाइड बाय 50 g/r, ठीक है, कितना आ रहा था 15 आया, तेरा कितना है 13 आया, बराबर क्या है 16 है ना, हाँ और कैसे करना है तो हम लोग कर सकते हैं, कितना हो गया ये 60/5, और कैंसिल होगा तो आगे में आपने पार्टिकल का भी बेटा इसका लिख रहा हूँ ना, पार्टिकल का तो अलग से लिखा ना ½ पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अलग से लिख दिया ½ फिर अगर मैं पूरे सिस्टम में उसको लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तुम अलग से मत लिखोगे उसको, तो तुम उसको अलग से मत लिखो, अगर तुम पूरे सिस्टम को एक साथ लिख रहे हो तो फिर तुम पार्टिकल का अलग से काइनेटिक एनर्जी मत लिखो, फिर वो डिस्क के साथ ही आ गया उसका काइनेटिक एनर्जी, तो डिस्क के साथ ऐड करके भी लिख रहा है अलग से भी लिख रहा है तो 2 बार काइनेटिक एनर्जी लिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर तू पूरा एक साथ अगर तू सोच रहा है कि मैं ये बिल्कुल डिस्क के अटैच होकर घूम रहा है, तो तुम इसको पूरे को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करके करोगे तो तुम हाफ इंटू आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा² कर दो, फिर तुम पार्टिकल की अलग से हाफ mv² मत लिखो, नहीं तो तुम उसको डिस्क के साथ भी कंसिडर कर रहे हो अलग से भी कर रहे हो तो वो गड़बड़ हो जाए। डिस्क में n नंबर, तो मैंने क्या किया है मैंने डिस्क को अलग रखा, मैंने और पार्टिकल को अलग रखा, वैसे निकाला, आप एक साथ रख के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। ओमेगा मिल गया, v निकालना था, v इक्वल टू कितना है देखो तुम्हारे पास में, नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, सेम ही आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो ना ऐड करके देखोगे यहाँ पे यही पता लग रहा है, ये mr² ही तो हो रहा है और क्या है, यही तो आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया होगा, तुमने mr² 4 लिया या 2 लिया, लिया था फिर 4 किया, कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 5.3। दो 2025 का क्वेश्चन करेंगे क्या?
हाँ जी चलिए। उसको कैसे करूंगी, क्या दिमाग में आ रहा है? यहाँ फोर्स दिया है, पोजीशन चेंज नहीं दिया हुआ है, फोर्स दिया है। यहाँ अभी तुम्हारे को वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो पहले फोर्स से क्या निकालो? टॉल। टॉल से क्या निकालो? अल्फा। अल्फा से क्या निकालो? वेलोसिटी। समझ में आया यहाँ पे? केंद्र दे दिया है पूरा, इसलिए ये क्वेश्चन इसके नीचे कर रहा हूँ कि हम फ्लो में भी एक ही हमारे वो रास्ते में हम चलते रहते, हर क्वेश्चन के हिसाब से डिसीजन लेना होता है।
इसमें और एक्सेस के नाम से सेंटर के परपेंडिकुलर है। हाँ, कैसे रोटेट करा वो देखो ना, ऐसे रोटेट करा तो एक्सिस ये होगा और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये देखिए ये डिस्क दिया हुआ है हम लोगों को, ये रहा है पुलिंग, इसका रेडियस 1.5। ये रहा हमारे पास में एक व्हील और व्हील दिया हुआ है। अभी यहाँ पे एक और चीज समझो, दिस इज नॉट डिस्क, दिस इज रिंग, क्योंकि बोला हुआ है द व्हील सपोर्टेड बाय स्पोक्स विद द नेग्लिजिबल मास, बीच में जो स्पोक्स है उनका कोई मास नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। अब ये एग्जाम में यही गलतियां होती है, चौकन्ना रहो भाई थोड़े। अब रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये 20 न्यूटन दिया हुआ है। इससे मिलेगा टॉर्क, इसका आएगा अल्फा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क क्या आया 20 इंटू 10 सेंटीमीटर हुआ 0.1। आई क्या आ रहा है mr स्क्वायर इंटू अल्फा। मास कितना दिया हुआ है 10, रेडियस दिया हुआ 0.1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, दैट इज 2। तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा देखो, 2 डिवाइड बाय 0.1, कितना आ गया ये 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील जो है वो हमें निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील जो है ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। मुझे यहाँ दिया है कि ये कॉर्ड जो है ना वो अनबाउंड हो रही है बाय 1 मीटर। तो ये कॉर्ड ने इस पॉइंट पे जो कॉर्ड है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया बताओ, 1 मीटर। इस अल्फा से इस पॉइंट की कॉर्ड का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा मैं 80। दैट 80 हो चाहता नहीं लो, दैट 80 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 80 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारे पास में आर अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा हमें। उन्होंने बोला है कि वो कितना अनबाउंड हो रही है 1 मीटर। अब मुझे बताओ इसका तो कोई मास नहीं दिया हुआ है, स्टिक का कॉर्ड का इनिशियली व्हील जो है वो रेस्ट पे था और फिर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या करें, 1 मीटर से तो अनबाउंड आपको उसका थीटा मिल जाएगा कि भाई इतना वो जो है उसका इतना आर्क लेंथ फ्री होगा, फिर हम वहां से उसको थीटा लेके वैसे डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका और क्या है, आप लीनियर मोशन से चले जाओ और फिर वहां से भी जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या बोला हुआ है कि वो आफ्टर द कॉर्ड इज अनबाउंड बाय दी 1 मीटर, 1 मीटर से जब आप उसको अनबाउंड करोगे तब कितना जो है उसका ओमेगा होगा। तो आपने क्या किया है, सिंपली जब आप उसको अनबाउंड कर रहे हो तो उतने जितना ये लेंथ फ्री होगी उतना वो क्या करेगा, आपका डेस्क उतना एंगल घूमेगा। तो दो तरीके, एक तरीका क्या हो रहा है कि मैं लीनियर मोशन से जाऊं, दूसरा तरीका क्या होगा मैं जो है हमारे उस तरीके से जाऊं, क्या कहते हैं हमारे रोटेशनल वाले तरीके से। तो इसने क्या बोला कि 1 मीटर से अनबाउंड हुआ है तो 1 मीटर का आर्क लेंथ फ्री हुआ है। तो 1 मीटर का आर्क लेंथ इक्वल टू क्या कर दिया इसने, आर इंटू थीटा जो है लिख दिया। तो थीटा इक्वल टू क्या आया बताओ,
1 अपॉन यार जो है वो कितना आ गया यहाँ पे 0. तो यह आ गया है 10. थीटा का वैल्यू कितना आया तेरे पास में 10 आया है. तो अभी तेरे पास में इक्वेशन क्या होगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. ठीक है. तो ओमेगा इनिशियली में तो 0 था. 2 इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है 20. थीटा कितना दिया हुआ है तेरे पास में 10. तो यह आया कितना तेरे पास में 400. तो ओमेगा कितना आया तेरे पास में. ठीक है. और एक और तरीका कौन सा आ गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a. वहां से तू क्या निकाल दे बी और उस बी को किसके इक्वल कर देना आर होगा. तो भी तेरे को दोनों से 20 आता है. इसमें डब्ल्यू लगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता वर्क डन बाय लगा सकते. वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम आल्सो है ना. आप ये सब भी लिख लो. मेथड नंबर 2 वर्क एनर्जी ये भी लिख दो. वर्क एनर्जी थ्योरम हमने क्या कर दिया काइनेमेटिक्स के अप्रोच से कर दिया. वर्क एनर्जी थ्योरम और भी जल्दी करवा देता है. नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज. यहाँ कौन सी काइनेटिक एनर्जी आ रही है. तो नेट वर्क डन में क्या आएगा देखो बताओ. नेट वर्क डन कैसे निकाले भाई 20 न्यूटन. वर्क डन कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताओ. तो यहाँ पे हमारे पास में वर्क डन कैसे निकालोगे. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. तो फोर्स कितना लग रहा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. mg का जो वर्क डन आएगा नहीं क्योंकि कोई शिफ्ट हो नहीं रहा है. ठीक है. इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर. ये ओमेगा नॉट तो 0 था. तो ये 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर. हाफ इंटू आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एमआर स्क्वायर में 4 नहीं आएगा बेटा. एमआर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. सब पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे. बार बार गलती हो तो गलती नहीं करते. एम जो है मास जो है वो कितना दिया हुआ है इसमें मास कितना दिया है R.1 बरोबर. तो एक्चुअली में सबसे सही अप्रोच है ना ये सबसे तेज. ठीक है. चल तो जैसे क्लिक हो हमें. अब ये क्वेश्चन को देखो क्या हुआ. 3 अलग अलग इंसानों ने 3 अलग तरीके से किया. इसने यहाँ तक किया फिर उसने दिमाग लगाया. इधर से उसने दिमाग लगाया कि भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ओमेगा कैसे निकाल लेंगे. लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया था तो वहां से हम उसको आर थीटा करके जो है ये लेंथ इक्वल टू आर थीटा है ना. आर्क लेंथ जो है वो लेंथ इक्वल टू आर थीटा से इसने कर दिया है. क्लियर है यहाँ तक. फिर दूसरे ने क्या दिमाग लगाया. एक काम करते हैं हम लोग इसको लीनियर मोशन से कर लेते हैं. 80 निकाल देंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a. एस दिया हुआ था 80 आर अल्फा से निकाल दिया और वहां से उन्होंने वेलोसिटी निकाला उसको आर ओमेगा की इक्वल किया. उनको आंसर मिल गया. तीसरा फिर इसने दिमाग लगाया इन सबको हटाओ मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से ही कर देता हूँ. नेट वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और यहाँ सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी थी रोटेशनल. हाँ अगर देखो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो ब्लॉक नहीं था स्ट्रिंग मासलेस थी. नहीं तो जो 1 मीटर से पार्टिकल स्ट्रिंग का नीचे आया उसकी भी काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ती. पर स्ट्रिंग मासलेस थी तो स्ट्रिंग की कोई काइनेटिक एनर्जी हुआ नहीं. सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा स्ट्रिंग की वजह से डिस्क घूम रही थी तो जिसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज ले लिया. ठीक है. तीनों ही अप्रोच से हमें सेम आंसर मिल रहा है. क्लियर है कोई कंफ्यूजन. 2 क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ वो आप घर से करके लिखेंगे. ठीक है. क्या समझ में आया ये वाला पार्ट. अगले लेक्चर में हम लोग जो है टॉपिक पढ़ेंगे. फिर हमारा आएगा अगला टॉपिक एंगुलर मोमेंटम. हाँ वो पलटने वाली
ये दोनों PYQ है, एक 22 का है, एक 19 का है। इसी के नीचे क्लास नोट्स में लिख के लाना है, क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व करके लाएंगे। मैंने आपको वो सोल्यूशन भेज दिया है ना, वो एक्स्ट्रा। हाँ, नहीं भेजा क्या?